साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज 10वें दौर की बातचीत के लिए क्या है किसान और सरकार की रणनीति, और आज भारत क्यों शुरू कर रहा है मिशन वैक्सीन मैत्री। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अपने ही बयान पर फिर कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी। किसान संगठन और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये बातचीत शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच ये बातचीत अहम मानी जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या किसान संगठन सरकार की बात मानेंगे। कृषि कानूनों पर 56 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में आज फिर सरकार के साथ बातचीत का तड़का लगने वाला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होने वाली 10वें दौर की इस बातचीत का नतीजा क्या होगा ये तो साफ नहीं, लेकिन बैठक से पहले किसान नेताओं ने अपने तेवर से बता दिया है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तारीख भी खराब है, 20 तारीख 20 का तो साल ही खराब रहा। सब आदमी ने जारी करा के ये 20 का साल निकल जा। ये आंदोलन शुरू हुआ, बहुत दिन बाद में आंदोलन शुरू हुआ है। ये बिल भी वापसी होंगे, MSP पे कानून भी बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू होगी, सारी चीजें होंगी। किसानों और सरकार के बीच 1 दिसंबर से शुरू हुई बातचीत वहीं अटकी है जहां से शुरू हुई थी। न किसान झुकने को तैयार है न सरकार। किसानों को तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने से कम कुछ मंजूर नहीं है, तो सरकार भी कानून रद्द करने के बजाय संशोधन की ही वकालत कर रही है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। एक तरफ किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस इस विरोध के बहाने अपनी राजनीति तेज कर रही है। कृषि कानून पर कांग्रेस ने खेती का खून 3 काले कानून नाम से एक बुकलेट जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अब इस आंदोलन को मुंबई में भी चलाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई के आजाद मैदान में 23 से 25 फरवरी तक किसान आंदोलन होगा। कुछ किसान संगठन और NGO इसके आयोजक है। 25 जनवरी को इस आंदोलन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोराट जैसे नेता शामिल होंगे। आंदोलन के दौरान आजाद मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने की इजाजत मांगी गई है। एक तरफ किसानों और सरकार के बीच आज बातचीत होगी, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई है। किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं और देश भर के किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बुला रहे हैं। किसान 26 जनवरी को नेशनल परेड के समानांतर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पुलिस की दलील है कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। 18 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित रैली का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है। इसमें दिल्ली पुलिस पहली अथॉरिटी है जो ये फैसला करेगी राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश करना है और किसे नहीं। भले ही 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर असमंजस हो, लेकिन किसान पूरी तैयारी से जुटे हैं। जगह जगह रिहर्सल हो रही है। पंजाब के अलावा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड से हजारों ट्रैक्टर 23 से 25 जनवरी के बीच दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। दिल्ली की सरहदों पर जमा किसान राज्यों में बैठे किसानों को निमंत्रण दे रहे हैं और ट्रैक्टर समेत दिल्ली आने को कह रहे हैं। हमको बिल्कुल जैसे परेड होती है अनुशासन में लाइन बाय लाइन वैसे ही जाएंगे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो खुद ही रास्ता खोल दे और हम राजपथ पे नहीं जाएंगे। कोई हमारा रूट बनेगा, अंदर से घूमकर हम अपनी ट्रॉलियों के पास वापस आ जाएंगे। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। किसान नेता चाहते हैं कि राजधानी के आउटर रिंग रोड पर तिरंगा लेकर ट्रैक्टर परेड करें, लेकिन दिल्ली पुलिस का तर्क है कि इससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को कहा और कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म डिसीजन है कि हमको 26 को रिंग रोड के ऊपर ही अपना परेड ट्रैक्टर्स का करना है।
एक तरफ किसान की जिद है तो दूसरी तरफ है 26 जनवरी का वो गौरव जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। देश की इस साख पर बट्टा ना लगे, इसके लिए सबकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेगी। राहुल गांधी को बिना फैक्ट चेक किए बोलना एक बार फिर भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी क्या कह गए, ये आपको दिखाते हैं। मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन गई। मामला भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा था। खबर ये छपी कि बीजेपी के एमपी तापिर गाव ने खुलासा किया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारत के इलाके में गांव बसा दिया है, रोड बना दी है, पुल बन रहा है और सरकार खामोश है। राहुल गांधी ने इस खबर को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि उनका वादा याद करिए, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत पलटवार किया। राहुल गांधी से पूछा कि आखिर राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे। नड्डा ने लिखा कि क्या राहुल गांधी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का वह हिस्सा भी शामिल है जिसका राहुल जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू ने चीन को तोहफे में दिया था। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूँ, किसान का जवाब देता हूँ। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। राहुल गांधी की बात बीजेपी नेताओं को बुरी लगी। उन्होंने राहुल पर पलटवार किया। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों को उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके कहा कि चीन कई सालों से नियंत्रण रेखा के आसपास इस तरह की हरकतें करता रहा है, लेकिन भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी हरकतों पर नजर है। भारत ने भी सीमा पर अपनी ताकत को बढ़ाया है और सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। बीजेपी के सांसद ने जिस इलाके की बात उठाई वो इलाका सन 62 की लड़ाई से पहले ही चीन के कब्जे में था। 1959 में इस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। हालांकि ये बात सही है कि भारत इस इलाके पर अपना दावा करता है। ये हमारे नक्शे में है और हम इस इलाके को चीन से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और अब आज भारत अपनी जिम्मेदारी के दायरे को बढ़ाते हुए अपने 6 पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन भिजवाने की शुरुआत कर चुका है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत आज फिर से पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम करने जा रहा है। भारत ये बताने जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में वो पहले दिन से पूरी दुनिया की मदद करता रहा है और आज जब हमने वैक्सीन बना ली है तो इसे भी हम पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे। आज वैक्सीन की पहली खेप पड़ोसी देशों को भेजे जाने की शुरुआत हो रही है। आज वैक्सीन की पहली खेप मालदीव भेजी जा रही है। साथ ही भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशल्स में भी वैक्सीन भेजे जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन भेजने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन मैत्री का नाम देकर ट्वीट किया है। वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार रहने पर भारत सम्मानित महसूस करता है। कई देशों को कोविड वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में इसे और ज्यादा देशों को भेजा जाएगा। भारत अपने 6 पड़ोसियों को आज से वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर रहा है। ये वैक्सीन श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी भेजी जानी है, लेकिन वहां की सरकारें अभी इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी में सबसे पहला नंबर मालदीव का है। मालदीव को कोविशील्ड की 1 लाख डोज भेजी जा रही है। बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज भेजी जा रही है। ये वैक्सीन इन देशों को अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके बाद इन देशों को जितनी भी डोज चाहिए वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ समझौता करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आक्रामक रणनीति के बाद ममता बनर्जी भी एक्टिव हैं। आज लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी पुरुलिया में चुनाव जीतने की रणनीति बना रही हैं। बंगाल में चुनाव का मतलब अब यही रह गया है। आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी,
बम धमाका, खून और हत्या। সংবাদ মাধ্যম ভয়ে চুপ 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुआ, उसमें हमारे 4 मंडल प्रमुख भी घायल हुआ। क्या लग रहा है नंदीग्राम में आके चुनौती देना और आज आपकी रैली से पहले हमला होना क्या संकेत दे रहे हैं? पॉलिटिकल जमी खिचकना शुरू हो गया, इसलिए हमला कर रहा है। इसी हंगामे और बवाल के बीच बंगाल में रोज रैलियां हो रही हैं और रोज बवाल हो रही हैं। आज दोपहर 2 बजे हुगली में बीजेपी की रैली है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह और लॉकेट चटर्जी रहेंगी और उधर पुरुलिया में ममता बनर्जी भी रहेंगी, जहां वो जंगल महल के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करने वाली है। पुरुलिया में ही आज ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। कल पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी थी, तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में और बवाल नंदीग्राम की रैली में हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता नंदीग्राम रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं के रास्ते में लाठी, डंडे और बम लेकर खड़े थे। बीजेपी समर्थकों को कल नंदीग्राम में खेतों में दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया। कई कार्यकर्ताओं को ऐसी चोटें आईं कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कल जब नंदीग्राम में हंगामा, मारपीट, बवाल और बम बारूद चल रहा था, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पास के जिले पुरुलिया में रैली कर रही थी। আমি এখনো মনে করি আমাদের মনে রাখবেন বিজেপির নেতারা নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য লোকসভা ইলেকশনের সময় অনেক ভুলভাল বুঝিয়ে অনেকের ভোট নিয়ে পালিয়ে গেছে দিল্লি। যাকে ভোট দিয়েছিলেন লোকসভায় তিনি আপনাদের কাছে আর আসেন? ममता बनर्जी पुरुलिया को छोड़ नहीं रही है। वो जानती हैं कि पुरुलिया का मोर्चा अगर वो जीत गई तो कोलकाता में जीत और आसान हो जाएगी। पहले पुरुलिया सीट को फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ माना जाता था। तृणमूल कांग्रेस ने इस गढ़ में भी सेंध लगा ली और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के मृगांको महतो ने चुनाव जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया टीएमसी के हाथ से निकल गया और बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो को जीत मिली। पुरुलिया में बीजेपी को 49.3% वोट मिले और यही वोट परसेंटेज ममता के लिए टेंशन बना हुआ है। अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के पद से विदाई हो जाएगी। जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पूरे अमेरिका में सुरक्षा कड़ी की गई है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। हर कदम पर नेशनल गार्ड्स डिप्लॉय हैं। जिस अमेरिकी संसद यानी कैपिटॉल के कैंपस में शपथ होनी है, वहां सिक्योरिटी की अदृश्य दीवार बन चुकी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक शपथ ग्रहण समारोह में कोई फसाद न कर सके। यहाँ पर सभी 50 राज्यों, सभी क्षेत्रों से गार्ड्समैन हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नेशनल गार्ड्स की मदद कर रहे हैं। हिंसा के खतरे को देखते हुए वाशिंगटन में हाई अलर्ट है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लोगों की एंट्री और एग्जिट पर बैन है। शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। चप्पे चप्पे पर नेशनल गार्ड और पुलिस तैनात है। नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। वॉशिंगटन में जगह जगह 8 फुट ऊंची कटीली तारों की दीवार खड़ी कर दी गई है। CIA, FBI और NIA से लेकर प्रेसिडेंट की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंट्स की नजर पूरे वॉशिंगटन पर है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने रुपेश सिंह की हत्या के पीछे एयरपोर्ट पार्किंग ठेका विवाद की ओर संकेत किया है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रुपेश सिंह की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। अब तक न तो हमलावरों का पता चला है, न ही इसके पीछे की पूरी साजिश की जानकारी मिली है। बिहार के डीजीपी SK सिंघल ने बड़े खुलासे का संकेत दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि रुपेश की हत्या के पीछे एयरपोर्ट की पार्किंग का विवाद हो सकता है। केस का जो अभी तक जो काम हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है सामने, वो ये है कि पार्किंग को लेकर, एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो चल रहा था। विवाद है वो कोई रुपए पैसे को लेकर या जैसे पार्किंग का विवाद है, उस विवाद को लेकर ही ये घटना जो है वो प्रेमाकृत की गई। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और BSP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को कोर्ट में पेश न होना भारी पड़ गया। लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कद्दावर नेता और बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए मंगलवार का दिन नई मुसीबत लेकर आया। बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष राम अचल राजभर के साथ कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मामला बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह से जुड़ा है। 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज में दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर पर केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में अब दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल दोनों इस केस में वांटेड थे। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे। कोर्ट लगातार नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को पेश होने के लिए वारंट पे वारंट भेज रही थी, लेकिन दोनों ही नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से कुर्की का वारंट जारी कर दिया और उसके बाद दोनों ही नेता एकाएक कोर्ट पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिहार आरजेडी के विधायकों और पुलिस में जबरदस्त बहस हुई। बिहार के ये विधायक नेशनल हाईवे पर पैदल मार्च कर रहे थे, जिसके बाद चंदौली पुलिस एक्शन में आई और मामला बहस और नोकझोंक तक पहुंच गया। जाम लगा देंगे आप, लगा दिखाओ जाम। अरे जाम नहीं लगाएंगे भाई, जाम लगा दो। गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये धमकी दे रहा है, पैदल नहीं जा रहे, धमकी देगा। ये बोल रहा है जाम लगा देंगे। पैदल नहीं जा रहे लोग, गाड़ी से जा रहे हैं। जाम लगा दोगे? इस तस्वीर को देखकर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि पुलिस प्रशासन और नेताजी में बहस हो रही है। नेताजी बिहार के रहने वाले हैं और पुलिस के अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। भीड़ लेकर के इतना वो लेकर के आ रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं? हमारे यहाँ धारा 144 लागू है। आप कैसे आए? हम दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली जाएंगे आप, लेकिन लेकर के आएंगे, गाड़ी से जा रहे हैं और आकर के यहाँ नेशनल हाईवे को रोक देंगे। जोरदार बहस की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई है, जहां बिहार के रामगढ़ से आरजेडी विधायक ओडिशा से आए किसानों के साथ पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करके लखनऊ की ओर रवाना हो रहे थे। विधायक जी की इस यात्रा से नेशनल हाईवे जाम होने लगा, लेकिन तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस का ये एक्शन समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को नागवार गुजरा। उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे जाम करने की धमकी दी। इसी बात पर चंदौली पुलिस नाराज हो गई। जाम लगा देंगे आप, लगा दिखाओ जाम। अरे जाम नहीं लगाएंगे भाई, जाम लगा दो। गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये धमकी दे रहा है, पैदल नहीं जा रहे, देगा। ये बोल रहा है जाम लगा देंगे। पैदल नहीं जा रहे लोग, गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी लगा दोगे? पुलिस का कड़ा रुख देखते ही आरजेडी विधायक ने हालात को संभाला और पुलिस से आगे जाने देने का अनुरोध किया। सड़क पर जाम लगने के कारण पुलिस किसी भी हाल में उन्हें पैदल आगे नहीं जाने देना चाहती थी। पुलिस ने साफ कर दिया, इलाके में धारा 144 है, इसलिए बसों से आगे जाएं। भीड़ लेकर के इतना वो लेकर के आ रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं? हमारे यहाँ धारा 144 लागू है। आप कैसे आए? हम दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली जाएंगे आप, लेकिन लेकर के आएंगे, गाड़ी से जा रहे हैं और आकर के यहाँ नेशनल हाईवे को रोक देंगे। काफी देर की बहस और नोकझोंक के बाद दोनों पक्षों में बात बनी और फिर ओडिशा का जत्था दिल्ली के लिए निकल सका। हजारों किसान इनके साथ यात्रा में हम शामिल हैं, जो इनके साथ हम लोग यात्रा में दिल्ली तक जाएंगे। यह हमारा जो आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है। दुर्भाग्य से यहाँ के जिला प्रशासन के लोग खड़ा थे, कह रहे थे कि ओडिशा के लोग जाएंगे, बिहार के लोग नहीं जाएंगे। बहुत आश्चर्य हुआ, क्या बिहार इस देश में नहीं है? भीड़ के इस जत्थे में बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह, मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी और भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद शामिल थे। पुलिस की सख्ती के बाद आरजेडी विधायक बैरंग वापस लौट गए। जल्द लौटते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए बजट सत्र की तैयारियों में कैसे जुटी सरकार।